अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी भाषणों में बार बार कहते रहे कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो सारे युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन अब युद्धों की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये युद्ध का काल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अब इजराइल और ईरान के बीच पड़ रहे टकराव ने दुनिया भर के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। नमस्कार, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे आखिर कैसे शुरू हुआ ईरान और इजराइल के बीच ये जंग और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच में टकराव हो रहा है। इस टकराव की शुरुआत तब हुई जब दुनिया की जो न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी है उसने एक रिसर्च पेपर जारी किया और कहा कि ईरान बहुत नजदीक है, क्यों न्यूक्लियर बम बना ले। जिसके बाद 13 जून की रात को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ईरान की सीमाओं के भीतर भेज दिए। इजराइल के अचानक किए गए इन स्ट्राइक्स में ईरान के 14 न्यूक्लियर वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा टॉप मिलिट्री कमांडर्स मार दिए गए। ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स थे, जिसके बाद इजराइल ने कहा कि उसने सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु जो सेटअप है उसको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ईरान ने बदले की बात कही और उसके बाद ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 करके मिशन शुरू किया, जिसके बाद उसने लगातार सैकड़ों की संख्या में मिसाइल्स इजराइल के ऊपर मारे हैं। इजराइल का आयरन डोम इसलिए जाना जाता है कि उस सारे हवाई हमलों को रोक लेता है, लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी भी कुछ कम नहीं है। हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह तेल अवीव और इजराइल के अलग अलग शहरों में मिसाइलें गिर रही हैं और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। अब सवाल ये कि ईरान और इजराइल के बीच हो रहे इस टकराव का भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ईरान और इजराइल के बीच का टकराव इजराइल और हमास या फिर रूस और यूक्रेन के टकराव के जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों देशों की इकोनॉमी बराबर है, बड़ी है। जहां इजराइल 583 बिलियन के साथ दुनिया की 28वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं ईरान की इकोनॉमी भी 463 बिलियन डॉलर की है और दुनिया की 36वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जहां ईरान में 10,765 भारतीय रहते हैं, जिनमें से लगभग 1500 स्टूडेंट्स हैं, वहीं अगर इजराइल की बात करें तो वहां पर 32,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं। इसके साथ ही 85,000 ऐसे यहूदी भी हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता है। ऐसे में इनके बीच हो रहा टकराव सीधे सीधे भारत को प्रभावित करने वाला है। दूसरा है एनर्जी इंपोर्ट, क्योंकि भारत की इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल पर चलती है, पेट्रोलियम पर चलती है और इस पेट्रोलियम का 85% भारत आयात करता है। ईरान पर लगे प्रतिबंध के बाद हम ईरान से तो तेल इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर ईरान युद्ध में लंबे समय के लिए फंसता है तो इससे ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इसका असर भारत पर पड़ेगा। अभी जब हमला हुआ, हमले के अगले दिन ही ऑयल प्राइसेस में 13% की बढ़ोतरी देखी गई थी। और दूसरी जो बात है, देखिए आप समझिए, अगर रशिया यूक्रेन का टकराव हो रहा तो दूसरी जगह का मामला था, इजराइल फिलिस्तीन दूसरे हिस्से में थे, लेकिन जो ईरान का बॉर्डर है वो भारत से बस 2 देशों के ऊपर ईरान। और ऐसे में जब से टकराव शुरू हुआ है तब से अमेरिका ने अपने एयरफोर्स को लगातार, अमेरिका के जो मिड एयर फ्यूलर्स हैं या जो उनके कार्गो शिप्स हैं वो यूरोप की तरफ आ रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी नेवी को भी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, अमेरिका की नेवी। और अगर ईरान पे दबाव बनाने की स्थिति आती है तो वो दबाव इंडियन ओशियन से बनेगा। इसके साथ ही अगर भारत कोई भी ट्रेड करना चाहता है यूरोप के साथ या अमेरिका के साथ, तो भारत का ये जो ट्रेड रूट है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और स्ट्रेट ऑफ हार्मज से होकर के निकलता है। इसी रास्ते से दुनिया का बड़ा हिस्सा, बड़ा व्यापार होता है। सिर्फ 1 महीने में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे 3000 शिप्स निकलते हैं, जिनमें मेनली ऑयल और गैस कंटेनर्स होते हैं। और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बड़ा आधिपत्य ईरान का है, ईरान के स्तर पर दबदबा है और इंटरनेशनल वाटर्स में ईरान के वाटर्स में आता है। ऐसे में ईरान ये धमकी भी दे चुका है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा होता है तो इससे भारत के हो रहे व्यापार को तगड़ा झटका लगेगा। इस रूट की इंपॉर्टेंस आप समझिए कि भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट को लिया हुआ है, उसको डेवलप कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, लंबा इन्वेस्टमेंट है। अगर
चाबहार पोर्ट को नुकसान पहुंचता है या इजराइल में भारत के बनाए हुए हाइफा पोर्ट को नुकसान पहुंचता है, तो दोनों स्थितियों में भारत का ही नुकसान है। ये तो हो गई ग्लोबल शिपिंग की बात, ग्लोबल ट्रेड की बात। लेकिन इन दो देशों की इंडिविजुअल बात भी करें तो भारत इनके साथ ट्रेड करता है। जैसे ईरान के साथ भारत का 1.24 बिलियन का एक्सपोर्ट है हर साल। वहीं इजराइल को भी भारत 2.15 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है। ये दोनों देश अगर युद्ध में फंसते हैं तो इससे भारत का व्यापार भी प्रभावित हुआ, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बढ़ेंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेंगे, भारत का व्यापार घटेगा। इसका एक दूसरा एंगल भी है। अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है, क्योंकि लड़ाई लंबी खिंचती इसकी संभावना कोई नहीं लगाता, लेकिन रशिया यूक्रेन की लड़ाई को देखिए 3 साल से ज़्यादा समय हो गए हैं। लगभग साल भर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में टकराव चल रहा है। और जिस तरह से 21 इस्लामिक देशों ने ईरान के संबंध में बयान दिए हैं, या जिस तरह से G7 नेशंस ने सीधे सीधे इजराइल को सपोर्ट किया है, या जो खबरें आ रही हैं कि चाइना के कार्गो शिप्स ईरान हथियार लेकर के पहुंच रहे हैं, ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये युद्ध भी लंबा खिंच जाए। और अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो यहाँ अवसर बनेगा चीन के लिए, क्योंकि चीन लंबे समय से तैयारी कर रहा है कि कैसे ताइवान के ऊपर हमला करके ताइवान में अपना दबदबा बढ़ाए। अगर अमेरिका ईरान और इजराइल की लड़ाई में फंसता हुआ दिखता है, उलझता हुआ दिखता है, तो यहाँ चाइना के लिए एक मौका हो सकता है। अब आप कहेंगे कि भारत के लिए सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। नहीं, भारत के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी है। भारत और भारत की भाजपा सरकार लगातार पुश कर रही है कि हम डिफेंस के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। 2023-24 में एक्सपोर्ट 32.51% बढ़ा था और 2024-25 में ये 42.85% बढ़ा है। अभी भारत दुनिया को 23,622 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करता है और भारत का ये गोल है कि 2030 तक इसको बढ़ा करके 50,000 करोड़ तक ले जाए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साइप्रस गए तो वहां पर भी उन्होंने समझौता किया कि भारत साइप्रस को हथियार मुहैया कराएगा। इसके साथ ही और भी ऑपरेशन सिंदूर की बात खास करके देखिए, दुनिया में हथियारों के 2, 3, 4 मेन निर्माता हैं। रशिया की बात हो गई, अमेरिका की बात हो गई, इजराइल की या फ्रांस की बात हो गई, लेकिन इनकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो अफ्रीकन नेशंस हैं, जो छोटी इकोनॉमीज हैं, उनके लिए भारत के हथियार ज़्यादा मुफीद बैठते हैं, क्योंकि उनकी कीमत कम है और वो प्रभावी भी ज़्यादा हैं। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा दिया। ऐसे में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, ये युद्ध बढ़ते हैं, ये टकराव बढ़ते हैं, तो इसका फायदा भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी मिल सकता है। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या इजराइल और ईरान का ये टकराव लंबे समय तक चलेगा या जल्दी ही शांति समझौता हो जाएगा? इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयोग से जुड़े रहिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।